हेलो दोस्तों, मैं प्रीतेश फिर से जीआईबी के लेक्चर के साथ। मेरा इंट्रोडक्शन पेपर 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पार्ट 3 एनआई एक्ट सीरीज का तीसरा पार्ट है यह। चेक सेक्शन 6। इसके पहले चेक के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर किया था। अब जो है क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में हम जानते हैं, जो जीआईबी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग इज ए मैंडेट ऑफ द कस्टमर टू पे चेक थ्रू अकाउंट एंड नॉट इन कैश। यानी क्रॉसिंग है, जब चेक पर हम क्रॉसिंग करते हैं, यानी कस्टमर चेक पर क्रॉसिंग करता है, तो यह एक कस्टमर का मैंडेट है कि भाई चेक का कैश में भुगतान न करें, चेक को अकाउंट में जमा करें। यही क्रॉसिंग होता है। कौन क्रॉस कर सकता है? ड्रॉअर क्रॉस कर सकता है, यानी जो चेक काटता है वह क्रॉस कर सकता है। होल्डर, जिसके पास पोजीशन है चेक का, वह क्रॉस कर सकता है। और कलेक्टिंग बैंक, यानी जिस बैंक में आप जमा करते हैं कलेक्शन के लिए, वह बैंक भी क्रॉस कर सकता है, जिसको स्पेशल क्रॉसिंग करते हैं। आगे देखेंगे स्पेशल क्रॉसिंग क्या है। कैंसिलेशन ऑफ क्रॉसिंग। क्रॉसिंग को कौन कैंसिल कर सकता है? तो क्रॉसिंग जब भी कैंसिल होगा वह हमेशा ड्रॉअर के फुल सिग्नेचर से ही कैंसिल होगा। ऐसा नहीं है कि होल्डर जिसके पास पोजीशन है चेक का वह कैंसिल नहीं कर सकता है क्रॉसिंग को। सिर्फ और सिर्फ ड्रॉअर फुल सिग्नेचर से क्रॉसिंग को कैंसिल कर सकता है। ड्रॉअर अगर इनिशियल करके क्रॉसिंग को कैंसिल कर सकता है तो यह नहीं होगा, उसको फुल सिग्नेचर करने पड़ेंगे। अगर ये अकाउंट आइदर और सर्वाइवर है, यानी ऐसा अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है जिसमें ऑपरेशन मैंडेट जो है आइदर और सर्वाइवर है, तो इस केस में क्रॉसिंग का जो कैंसिलेशन होगा वह दोनों ही आदमी करेंगे। टाइप ऑफ क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो ब्रॉडली क्रॉसिंग के दो प्रकार होते हैं। एक जनरल क्रॉसिंग होता है, एक स्पेशल क्रॉसिंग होता है। जनरल क्रॉसिंग के फीचर्स आप देख लें। इट इज़ बाई वे ऑफ टू पैरेलल लाइन्स ऑन फेस ऑफ चेक और डीडी विद और विदाउट वर्ड्स। लाइन्स आर इंपॉर्टेंट, वर्ड्स आर नो। चेक पर जो क्रॉसिंग करता है, आप देखते होंगे जो चेक जमा करते हैं तो ऊपर एक कोने में लाइन लगा देते हैं, या कहीं भी आप लाइन दो पैरेलल जो है खींच दीजिए। इस तरीके से खींचा जा सकता है, इस तरीके से खींचा जा सकता है। उस दोनों, कुछ लोग जो है दोनों लाइन के बीच में अकाउंट पे लिख देते हैं और दोनों लाइन के बीच में नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ रहता है। इस तरीके से यह जो है जनरल क्रॉसिंग का तरीका है। चारों तरीके से जनरल क्रॉसिंग किया जाता है। क्रॉसिंग में एक चीज़ बात ध्यान देना है, अगर कोई आदमी ऐसे चेक है, चेक पर सिर्फ अकाउंट पे ही लिख के दे देता है, तो वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ दो लाइन होना बहुत जरूरी है। यानी यह जो लाइन है, यह पैरेलल लाइन है, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड्स लिखा हो नहीं लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह जो लाइन है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल क्रॉसिंग। इट इज़ बाई वे ऑफ नेम ऑफ बैंक विद इन लाइन्स और विदाउट लाइन्स। द चेक कैन बी पेड थ्रू द बैंक ओनली इन हुज फॉर आवर क्रॉसिंग इज डन। यानी स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है? स्पेशल क्रॉसिंग में दो लाइन तो देते ही हैं और इसके बीच में हम नाम लिख देते हैं बैंक का। यह स्पेशल क्रॉसिंग, यानी बैंक का नाम लिखा हुआ रहता है, यह स्पेशल क्रॉसिंग है। नाम जो है स्पेशल क्रॉसिंग के केस में अगर सिर्फ बैंक का नाम लिखा हुआ भी रहता है तो भी स्पेशल क्रॉसिंग माना जाएगा। इसमें पैरेलल लाइन रहे या नहीं रहे उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इसमें अगर सिर्फ बैंक का नाम लिखा हुआ रहता है तो भी यह स्पेशल क्रॉसिंग माना जाता है। स्पेशल क्रॉसिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब कोई चेक हमारे यहाँ क्लियरिंग में आता है तो हम चेक के पीछे, यानी चेक के बैक साइड में हम मोहर लगाते हैं। वह मोहर स्पेशल क्रॉसिंग का ही एक तरीका है। ठीक है। स्पेशल क्रॉसिंग में जो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट जो होगा, यानी चेक कैन बी पेड थ्रू दैट बैंक ओनली, यानी पेमेंट जो होगा चेक का सिर्फ और सिर्फ जिस बैंक का नाम लिखा रहेगा वही पेमेंट कर सकती है।
अब एक केस आता है कि कोई चेक आपको ऐसा मिलता है जिस पर एक से ज़्यादा बैंकों के नाम लिखे हुए हैं, यानी स्पेशल क्रॉसिंग हो और एक से ज़्यादा बैंक के फेवर में स्पेशल क्रॉसिंग हो, मोर देन वन बैंक, तो इस चेक को पे नहीं करना है। इस चेक को मोर देन वन बैंक है अगर, तो इस चेक को पे नहीं करना है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि सच चेक कैन बी पेड इफ वन ऑफ दीज बैंक इज प्रिंसिपल एंड अदर इज एजेंट ओनली। फॉर केस में हम चेक का जब एजेंट और प्रिंसिपल के, यानी दोनों बैंक, एक बैंक प्रिंसिपल हो और दूसरा बैंक एजेंट हो, तो इस केस में जो है उसको हम पे कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है तो हमको पे नहीं करना है, या जो है मोर देन वन बैंक के केस में अगर क्रॉसिंग है तो हमको पे नहीं करना है। जनरल क्रॉसिंग विथ स्पेशल फीचर्स। जनरल क्रॉसिंग में आपने जैसे देखा कि जनरल क्रॉसिंग में अकाउंट पे लिख देते हैं, नॉट नेगोशिएबल लिख देते हैं, तो उसी तरह से इसका स्पेशल फीचर है। अगर अकाउंट पे जनरल क्रॉसिंग है, दोनों लाइनों के बीच में अगर अकाउंट पे लिखा हो, तो इसका देखिए, यह दोनों लाइनों के बीच में अकाउंट पे लिखने का जो तरीका है यह एनआई एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। यह सिर्फ बैंकिंग प्रैक्टिस है। बैंक प्रैक्टिस में जो है लोग जो है दो लाइन के बीच में अकाउंट पे लिख देते हैं। यह जो है इस चेक का पेमेंट कभी भी पार्टी के, थर्ड पार्टी के अकाउंट में कलेक्शन नहीं होगा। यानी यह पैसा जो है, यानी इस चेक का पैसा थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसा नहीं जमा करेंगे। जिसके फेवर में लिखा हुआ है पे, जिसको कि लिखा हुआ है उसी को पे करेंगे, थर्ड पार्टी को पे नहीं करेंगे। यह जो है फर्दर इंडोर्स नहीं किया जा सकता है। इसको जो है फर्दर, अगर ऐसा नहीं है कि जिसका नाम लिखा हुआ है चेक पर वह जो है फर्दर किसी को इंडोर्स कर दे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो जिसका नाम लिखा हुआ है उसी के अकाउंट में हमको पे करना है। अकाउंट पे क्रॉसिंग का एनआई एक्ट में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, यानी दो लाइनों के बीच में अगर नॉट नेगोशिएबल लिखा रहा है, नेगोशिएबल अगर लिखा रहा है, तो इसका क्या है, तो दिस कैन बी इंडोर्स्ड एंड ट्रांसफर फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यह कितने नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितनी बार भी फर्दर इंडोर्स किया जा सकता है। यानी ड्रॉवर जो है एक दूसरे को, ए जो है, ए ड्रॉवर है, वह इंडोर्स करके बी को देता है, तो बी फिर सी को इंडोर्स कर सकता है, फिर सी जो है इंडोर्स करके डी को दे सकता है। ऐसे करके कितना बार भी इसको इंडोर्स किया जा सकता है। इट कैन बी क्रेडिटेड टू थर्ड पार्टी अकाउंट। नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है, नॉट नेगोशिएबल दोनों लाइनों के बीच में नॉट नेगोशिएबल अगर लिखा हुआ है तो यह थर्ड पार्टी है। यानी ए जो है ड्रॉवर है वह बी को इंडोर्स करके दे देता है, नाम भी बी का लिख देता है ऊपर, पे बी, और बी जो है फिर सी को इंडोर्स कर देता है, यानी चेक के पीछे लिख के दे देता है कि इसका भुगतान सी को किया जाए अकाउंट में, तो सी को पेमेंट दिया जा सकता है। तो थर्ड पार्टी के अकाउंट में यह क्रेडिट किया जा सकता है। अब कलेक्शन ऑफ चेक। चेक का जब कलेक्शन होता है, यानी कोई आदमी है, आपके एसबीआई में उसका अकाउंट है, उसके नाम से एक पीएनबी का चेक है, पंजाब नेशनल बैंक का चेक है, वह आता है अपने अकाउंट में, एसबीआई के अकाउंट में जमा करने, तो इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ चेक। इस केस में बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होता है, बैंक इस केस में उस कस्टमर के लिए एजेंट का काम करता है। यानी एसबीआई एजेंट का काम करेगा। एजेंट मतलब एजेंट का काम करेगा, वह पीएनबी से पैसा मंगा के अपने कस्टमर के खाते में डालेगा। कस्टमर जो है प्रिंसिपल का काम करेगा। यानी इस केस में कलेक्शन ऑफ चेक के केस में बैंक जो है एजेंट होता है, कस्टमर जो है प्रिंसिपल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, जेआईबी में पूछता है। कन्वर्जन। कलेक्शन ऑफ चेक के केस में कन्वर्जन एक टर्म आता है, इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज कलेक्शन ऑफ चेक फॉर ए कस्टमर हु इज नॉट ऑनर ऑफ दैट चेक। कन्वर्जन इज ए पनिशेबल ऑफेंस। यानी यह ऐसा केस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई में किसी का खाता है, जैसे एसबीआई में किसी का अकाउंट है, वह कोई चेक ऐसा लेके आता है कलेक्शन कराने जिसका वह ऑनर नहीं है, जिसका वह मालिक नहीं है, जिसका वह एक्चुअल उसका वह चेक नहीं है, और वह आता है पीएनबी का चेक लेके आ जाता है। इस केस में पीएनबी का चेक लेके आता है अपने एसबीआई के अकाउंट में जमा करने, और वो जो जमा करने आता है वह एक्चुअल ऑनर उस चेक का नहीं है। इस केस में अगर बैंक जो है जमा करता है तो इस चीज़ को कन्वर्जन कहते हैं। अगर बैंक जमा करता है तो इस चीज़ को कन्वर्जन करते हैं, और कन्वर्जन जो है पनिशेबल ऑफेंस है।
यानी पनिशेबल ऑफेंस आप समझ सकते हैं। अगर बैंक जमा करता है, बैंक कोई आदमी का चेक जो उसका है नहीं और वह कलेक्शन में भेज देता है कलेक्शन के लिए और जमा हो जाता है, तो इसमें बैंक को कुछ केस में, कन्वर्जन के केस में प्रोटेक्शन है, यानी बैंक को प्रोटेक्शन मिल सकता है। कब मिले या किस किस सेक्शन में है? तो चेक के केस में बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्शन 131, डीडी के केस में बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगा सेक्शन 131A के केस में। लेकिन इसका कंडीशन है, प्रोटेक्शन कब मिलेगा? बैंक जो है, कोई आदमी ए है जो कोई इसका एसबीआई में अकाउंट है और एसबीआई के अकाउंट में कोई चेक, पीएनबी का चेक लेके आता है और पीएनबी का चेक जो है इस अकाउंट में जमा करता है, और यह जो पीएनबी का चेक है यह ए का नहीं है, ए का जमा एसबीआई को जमा कर, तो इसको कन्वर्जन कहते हैं। यह एक पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन बैंकर को कुछ केस में इसके प्रोटेक्शन भी मिलता है। अगर चेक है तो उस प्रोटेक्शन का जिक्र जो है सेक्शन 131 में किया गया है, अगर डीडी है तो इस प्रोटेक्शन का जिक्र जो है सेक्शन 131A में किया गया है। कंडीशन क्या है प्रोटेक्शन का, यानी कब बैंकर को प्रोटेक्शन मिलेगा? तो चेक कलेक्टेड फॉर ए कस्टमर वेयर अकाउंट ओपन विद प्रॉपर केवाईसी, यानी ए का अकाउंट जो एसबीआई में है ये प्रॉपर केवाईसी से ओपन किया गया है, यानी केवाईसी वगैरह फुल है ए का। तो एक केस तो यह है। दूसरा है कलेक्शन जो है गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस है, यानी गुड फेथ में है और विदाउट नेग्लिजेंस है, यानी जितना ड्यू डिलिजेंस है चेक के कलेक्शन में हमने बरत लिया है। तीसरा है कि कलेक्शन जो है क्रॉस चेक है, यानी वह क्रॉस चेक है। तीनों केस को अगर फुलफिल करता है तो बैंकर को प्रोटेक्शन मिल सकता है सेक्शन 131 और सेक्शन 131A दोनों ही केस में। चेक के लिए तो सेक्शन 131, डीडी के लिए तो सेक्शन 131A। इंडोर्समेंट ऑफ चेक डेली इस शब्द का यूज होता है हमारे बैंकिंग में। इंडोर्समेंट इज ए सिग्नेचर ऑफ नेगोशिएशन। इंडोर्समेंट का अर्थ क्या है, यानी कोई आदमी इंडोर्स कर देता है किसी चेक को तो इसका अर्थ है कि वह फर्दर नेगोशिएबल है, यानी उसका नेगोशिएशन फिर से किया जा सकता है, फर्दर नेगोशिएबल है। तो इंडोर्समेंट इज ए सिग्नेचर फॉर नेगोशिएशन। इंडोर्समेंट ऐसा सिग्नेचर है, यानी चेक पर सिग्नेचर करने का एक विधि है इंडोर्समेंट, जिसमें हम नेगोशिएशन के लिए करते हैं, फर्दर नेगोशिएशन के लिए करते हैं। द पर्सन मेकिंग इंडोर्समेंट इज ए इंडोर्सर। जो इंडोर्समेंट करता है उसको इंडोर्सर कहते हैं, और वह फ्यूचर इंडोर्सिस के डिजोनर के केस में फ्यूचर इंडोर्सिस जितने हैं, यानी जिसके फेवर में इंडोर्स किया जाता है उसको इंडोर्सी हम कहते हैं। यानी इंडोर्सर तो वह हुआ जो कस्टमर इंडोर्स करता है, वह इंडोर्सर हुआ, जिसके फेवर में किया जाता है वह इंडोर्सी हुआ। तो इंडोर्सर जो होता है इंडोर्सी के लिए लायबल होता है डिजोनर के केस में, यानी कोई इंडोर्स करके इंडोर्सी को चेक दे देता है और चेक डिजोनर हो जाता है तो इंडोर्सर लायबल होगा इस केस में कोर्ट में। इंडोर्समेंट इज रिक्वायर्ड ऑन ऑर्डर चेक ओनली। इंडोर्समेंट जो है सिर्फ ऑर्डर चेक का किया जाता है, सिर्फ हम ऑर्डर चेक का ही इंडोर्समेंट करेंगे। बियर चेक के लिए इंडोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है। बियर चेक के लिए इंडोर्समेंट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो धारक ही होता है, जिसको मिलेगा, जिसके पास चेक होगा उसको पेमेंट मिल जाएगा, तो इसमें इंडोर्समेंट की आवश्यकता होती नहीं है। ऑर्डर चेक है, यानी ऑर्डर लिखा हुआ है, उसमें लिख दिया गया है कि भाई अजय को पेमेंट दिया जाएगा, तो अजय फिर से इसको इंडोर्स कर देगा विजय के लिए, तो ऑर्डर चेक को ही हम इंडोर्स कर सकते हैं। बियर चेक का तो सिंपल सावधान है, कुछ भी लिखा रहे उस पर कुछ भी लिखा रहे, अगर जिसके पास होगा उसको पेमेंट हमको देना है। तो इंडोर्समेंट ऑन बियरर चेक टू बी इग्नोर्ड। इंडोर्समेंट अगर किया भी हुआ है बियरर चेक पर, बियरर पर है, चेक बियरर है और उस पर इंडोर्समेंट अगर किया गया तो उसका कोई हमको ध्यान नहीं देना है, इसको इग्नोर करना है, कोई इंडोर्समेंट या वैल्यू नहीं है। टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट, यानी इंडोर्समेंट का कई प्रकार होता है, देख लीजिए कौन कौन सा। एक ब्लैंक इंडोर्समेंट, दूसरा फुल इंडोर्समेंट, तीसरा सेंस रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट, चौथा फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट, पांचवा पार्ट इंडोर्समेंट, छठा फौज इंडोर्समेंट। ब्लैंक इंडोर्समेंट, ओनली सिग्नेचर विदाउट इंस्ट्रक्शन, यानी वैसा इंडोर्समेंट जिसमें कस्टमर सिर्फ जो है सिग्नेचर कर दिया है, बैंक उसके चेक के पीछे या कहीं सिग्नेचर कर दिया है और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो इसको हम ब्लैंक इंडोर्समेंट कहते हैं। यानी उसमें वो लिखा नहीं है, सिर्फ सिग्नेचर पीछे कर दिया, लिखा नहीं है कि किसको पे करना है या क्या करना है,
तो यह जो होता है ब्लैंक इंडोर्समेंट होता है। ब्लैंक इंडोर्समेंट ऑर्डर चेक को बियरर बना देता है, यानी ऑर्डर चेक को बियरर बना देते हैं। यानी कोई आदमी ब्लैंक इंडोर्समेंट करके चेक कर देता है तो वह ऑर्डर चेक जो होगा वह बियरर बन जाएगा। जाहिर सी बात है कि चेक है और सिग्नेचर कर दिया है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा नहीं, तो वह बियरर तो हो ही जाएगा ना। यानी कोई भी उस चेक का जो है भुगतान ले लेगा, कुछ उसने लिखा नहीं है तो वह बियरर, यानी ब्लैंक इंडोर्समेंट ऑर्डर चेक को जो है बियरर बना देता है। फुल इंडोर्समेंट, फुल इंडोर्समेंट सिग्नेचर विथ सम इंस्ट्रक्शन अबव द सिग्नेचर, यानी इस केस में सिग्नेचर करेगा इंस्ट्रक्शन के साथ, यानी पे विजय, तो यह इंस्ट्रक्शन हो गया, पे विजय यह इंस्ट्रक्शन होगा और यहाँ पे जो है साइन कर देगा, तो यह इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इसको जो है फुल इंडोर्समेंट कहते हैं, यानी विजय को ही पे करना है। सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट, सेंस रिकोर्स का मीनिंग जो होता है विदाउट लाइबिलिटी होता है, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। यानी इन सच केस इंडोर्सर इज नॉट लाइबल इन केस ऑफ इंडोर्समेंट, यानी अगर ए इंडोर्स करके बी को चेक दे देता है और सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट वह करता है, तो ए फर्दर लाइबल नहीं होगा अगर वह चेक डिजोनर हो जाएगा तो। यानी चेक डिजोनर तो बी इस पर केस नहीं ला सकता है। क्यों नहीं ला सकता है? क्योंकि इसने जो इंडोर्समेंट किया हुआ वह सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट किया हुआ, उसमें साफ लिखा है कि भाई मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है अगर यह डिजोनर हो जाता है। तो सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट करने का तरीका क्या होता है, उसके साथ एक लेटर हेड पर वो देते हैं चेक के साथ, वह इंडोर्समेंट का तरीका उस पर लिखे रहते हैं कि मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, अगर डिजोनर हो जाएगा इस समय पैसे ले लीजिए, वो लिखे इस पर करते हैं। तो यह होता है सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट। फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट, इट इज एन इंडोर्समेंट वेयर इंडोर्सर सरेंडर सम ऑफ हिज राइट। यह इंडोर्समेंट का एक तरीका है जिसमें इंडोर्सर जो है अपना कुछ अधिकार जो है त्यागता है, अधिकार जो है इंडोर्सी को देता है। पे ए और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिजोनर वेव्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट, यानी अगर कोई लिख के दे देता है पे ए और ऑर्डर और नोटिस ऑफ डिजोनर वेव्ड, यानी जनरली जब डिजोनर होता है, चेक डिजोनर होता है तो एक नोटिस भेजना पड़ता है डिजोनर के लिए। नोटिस आप एक बार नोटिस भेजेंगे इंडोर्सर को या ड्रॉअर को कि भाई यह चेक डिजोनर हो गया, तो इस केस में इंडोर्सर क्या करता है कि पे ए और ऑर्डर और उसमें लिख देता है कि नोटिस ऑफ डिजोनर, यानी डिजोनर है तो हमको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कार्रवाई कर दीजिए। तो वह एक अपना अधिकार है, वह एक अपना राइट है, वह त्यागता है कि बोलता है कि नहीं नोटिस भेजने की अब जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कार्रवाई कर सकते। तो यह एक एग्जाम्पल है फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट का। पार्ट इंडोर्समेंट, जैसे बैच हम लोग बनाते हैं, एक चेक दे दिया जाता है 50,000 का और एक लिस्ट आपको पकड़ा दिया जाता है, उस लिस्ट में 10 नाम होता है और उसको कुछ कुछ पैसा जो है 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। पता लगता है कि इसका ऐड करने पर जो है यह 49,000 ही हो रहा है, तो यह पार्ट इंडोर्समेंट है, यानी इट इज ए इंडोर्समेंट फॉर पार्ट अमाउंट, इट इज नॉट वैलिड इंडोर्समेंट। इसमें होता क्या है कि 50,000 का जो चेक है कस्टमर जो है इंडोर्स करता है डिफरेंट डिफरेंट नाम में, जो बैच हम बनाते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट आदमियों को पैसा देता है और पता लगता है जब उसको ऐड करता है तो 49,000 किया, तो यह पार्ट इंडोर्समेंट, यानी 50,000 का तो इंडोर्समेंट वो किया नहीं है, 50 पार्ट अमाउंट का इंडोर्समेंट कर रहा है, तो यह वैलिड इंडोर्समेंट नहीं होगा। इस केस में जो है हम पे नहीं करेंगे क्योंकि टोटल सम जो होगा इंडोर्समेंट के केस में वह मैच नहीं कर रहा है आपके चेक से। फोर्ज इंडोर्समेंट, फोर्ज इंडोर्समेंट, इट इज ए इंडोर्समेंट डन बाय अनदर पर्सन इंस्टेड ऑफ लास्ट इंडोर्सी। यह इंडोर्समेंट जो लास्ट इंडोर्सी होता है, यानी जो जस्ट पहले वाला इंडोर्सी होता है, उसके जगह पर दूसरे आदमी के द्वारा साइन कर दिया जाता है। बैंक इज नॉट लायबल फॉर पेमेंट ऑफ द चेक, बैंक को अगर पता लग जाता है कि यह फोर्ज इंडोर्समेंट है तो बैंक उस चेक को पे नहीं करेगा, पे करने के लिए लायबल नहीं है। लेकिन बट देयर विल बी नो लायबिलिटी इफ पेमेंट मेट, लेकिन अगर पेमेंट हो जाता है तो इसमें बैंक का कोई लायबिलिटी नहीं होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझने उसे ए ड्रॉवर है, इंडोर्स करके बी को देता है, बी फिर फर्दर इसको इंडोर्स करके सी को दे देता है चेक, सी फर्दर इंडोर्स करके डी को दे देता है। अब जो है चेक कहीं से सी को फिर से मिल जाता है और सी इस चीज को जो है फर्दर इंडोर्स करके ई को दे देता है। तो कायदे से तो इंडोर्स कौन करेगा, डी इंडोर्स करेगा ई के लिए, लेकिन सी को कहीं से चेक मिल गया और सी फिर से इंडोर्स करके ई को कर देते, तो इसको जो है फोर्ज इंडोर्समेंट कहते हैं।
तो इस पर पेमेंट करने के लिए यानी बैंक को पता अगर लग गया कि अरे यह चेक तो डी के पास होना चाहिए और डी ही इसको फर्दर इंडोर्स करेगा, अगर बैंक को पता लग जाता है तो बैंक इसको पेमेंट के लिए लायबल नहीं है, बैंक मना कर सकता है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक केस में अगर पेमेंट हो जाता है, सी के इंडोर्समेंट से पेमेंट हो जाता है, तो बैंक की लायबिलिटी इसमें नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा चेक पर ही होगा और प्रोबेबली चेक पर या लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए कि अगला वीडियो जो भी इस सीरीज का आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।